गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम लोग आप लोगों के साथ पार्लियामेंट में राज्यसभा को डिस्कस कर रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राज्यसभा को, हम लोग राज्यसभा को पढ़ रहे थे। और राज्यसभा में हम लोग पढ़ रहे थे पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा, पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा, ऑफ राज्यसभा। हम लोग पढ़ रहे थे राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। हम लोग राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और हम लोगों ने राज्यसभा की लेजिस्लेटिव पावर, उसके फाइनेंशियल पावर, उसके धन विधेयक यानी कि उसके मनी पावर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के उसका जो पावर है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अन्य जो शक्तियां दी गई हैं, अदर पावर क्या है राज्यसभा को, अदर पावर, अन्य शक्तियां। मित्रों, राज्यसभा को कौन कौन सी अन्य शक्तियां दी गई हैं, इस विषय में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। राज्यसभा राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, कौमा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कौमा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कौमा कैग, कौमा चुनाव आयुक्तों, पर चुनाव आयुक्तों पर चलाए जाने वाली महाभियोग प्रक्रियाओं में शामिल होती है। जिस प्रकार से हमारी लोकसभा राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है उसमें शामिल होता है, इसी प्रकार से हमारी राज्यसभा शामिल होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भी राज्यसभा लोकसभा को एक तरीके से कह सकते हैं कि राज्यसभा को ज़्यादा ही शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं
और इलेक्शन कमीशन यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन पर जो चलने वाली जो महाभियोग की प्रक्रिया होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें राज्यसभा को लोकसभा के समान एज इट इज पावर प्राप्त होता है। तो इस बिंदु को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के स्पेशल पावर की। राज्यसभा को कौन सा स्पेशल पावर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के स्पेशल पावर को। राज्यसभा का स्पेशल पावर क्या है? हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्ति। राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है? तो हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्ति की। और विशेष शक्ति का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों स्पेशल पावर। स्पेशल पावर, दो स्पेशल पावर दिए गए हैं। दो स्पेशल पावर दिए गए हैं और हम दोनों स्पेशल पावर के बारे में बात करेंगे। पहला स्पेशल पावर कौन सा दिया गया है उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे और दूसरा स्पेशल पावर कौन सा दिया गया है हम लोग उस विषय में भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहला जो स्पेशल पावर दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 249 और दूसरा जो स्पेशल पावर दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्यसभा राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यसभा राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मित्रों इस बिंदु को याद रखिएगा। राज्यसभा राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ऐसा कहता है भारत के संविधान का आर्टिकल 249। और ये राज्यसभा का कैसा पावर है? तो ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या कहता है? आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अगर राज्यसभा को ऐसा आभास होता है कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का वक्त है, तो राज्यसभा भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और इस आशय का प्रस्ताव ला करके वो ऐसा कर सकती है। मित्रों याद रखिएगा, राज्यसभा 2/3 बहुमत से यानी कि विशेष बहुमत से ही ये दोनों काम कर सकती है। विशेष बहुमत याद रखिएगा, और विशेष बहुमत जो होता है वो होता है 2/3 बहुमत। यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए भी राज्यसभा को 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करना होगा। इसी प्रकार से राज्यसभा यदि भारत में कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाती है तो भी 2/3 बहुमत से इस प्रकार का जो प्रस्ताव होगा उसको पारित करना होगा। अखिल भारतीय सेवाएं इंडिया के अंदर कितनी हैं? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं भारत में 3 होती हैं।
हम आपको इस बारे में इंडिया के अंदर 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हम एक एक अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं। पहला होता है आईएएस, दूसरा होता है आईपीएस और तीसरा होता है आईएफएस। हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरे को बोला जाता है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरे को कहा जाता है भारतीय वन सेवा। याद रखिएगा, कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इस प्रकार की कोई नई अखिल भारतीय सेवा भारत में बनाई जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का प्रोविजन आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा कर सकती है। तो इस बिंदु को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ें और उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा के पहले सभापति। मित्रों याद रखिएगा, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आप लोगों को जैसा कि विदित है, राज्यसभा के पहले जो सभापति थे वो कौन थे? तो राज्यसभा के पहले जो सभापति थे वो हम आपको बताते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति, मित्रों आप लोगों को पता होगा राज्यसभा के पहले जो सभापति हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो पहले सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले राज्यसभा के सभापति थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे मित्रों? तो ये भी आप याद रखिएगा, राज्यसभा के पहले उपसभापति का नाम था उपसभापति। राज्यसभा के पहले उपसभापति का नाम क्या था? तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले सभापति थे, पहले उपसभापति थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है? तो मित्रों याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो है जगदीप धनखड़। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है मित्रों? तो आप याद रखना, उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के, वर्तमान में राज्यसभा के जो हैं वो उपसभापति हैं। हम अगर बात करते हैं कि राज्यसभा में नेता कौन है, राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है मित्रों? तो याद रखिएगा, राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राज्यसभा के वर्तमान में नेता कौन हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के नेता की हम बात करते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के नेता, वर्तमान राज्यसभा के नेता, राज्यसभा के नेता
मित्रों याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के जो नेता हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्षी नेता कौन है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो विपक्षी नेता कौन है, तो आप याद रखना, विपक्षी नेता कांग्रेस पार्टी से हैं और इनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे। इतने सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। भारत में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का, भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन हम लोग बात करते हैं। भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, वर्तमान में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो हम लोग बात करते हैं यूपी। मित्रों यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। तो आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार की। बिहार में 16 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी कितनी सीटें हैं मित्रों? पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। बिहार में भी 16 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 12। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? तो मित्रों याद रखिएगा, कर्नाटक में 12 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात कौमा मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश कौमा आंध्र प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश कौमा आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। 11 गुजरात में, 11 मध्य प्रदेश में और 11 आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा में कितनी सीटें हैं प्यारे दोस्तों? तो उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जो सीटें हैं वो हैं 10। और इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं प्यारे दोस्तों? तो राजस्थान में भी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें राजस्थान में भी हैं 10। इसके बाद केरल की बात करते हैं। केरल में कितनी हैं? तो 9। केरल राज्य में राज्यसभा की 9 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं असम कौमा तेलंगाना कौमा पंजाब। असम, तेलंगाना और पंजाब, इन तीनों स्टेट के अंदर राज्यसभा की 7 सीटें हैं। झारखंड में 6 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5। झारखंड में 6 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कितनी सीटें हैं प्यारे दोस्तों? तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3 और दिल्ली, तो दिल्ली में भी कितनी है? दिल्ली के अंदर भी 3 सीटें हैं। बाकी याद रखिएगा आप, एक एक सीट कहां पर है, तो एक एक सीट भाई कहां पर है हम लोग उसकी भी बात करते हैं। तो एक एक सीट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कॉमा नागालैंड कॉमा मणिपुर कॉमा मणिपुर कॉमा त्रिपुरा कॉमा मिजोरम कॉमा सिक्किम कॉमा गोवा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इसमें मेघालय को और इंक्लूड कर लीजिए, मेघालय, और इसी में एक मेघालय। यहां पर सारे स्टेटों में कितनी सीटें हैं? एक एक सीट है। अरुणाचल प्रदेश में एक है, नागालैंड में एक है, मणिपुर में एक है, त्रिपुरा में एक है, मिजोरम में एक है, सिक्किम में एक है, गोवा में एक है, मेघालय में एक है। त्रिपुरा हो गया, मेघालय भी हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, गोवा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, पौंडीचेरी। इसमें पौंडीचेरी भी बचा हुआ है, थोड़ा सा पौंडीचेरी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। और पौंडीचेरी में कितनी सीटें हैं तो ये भी आप याद रखना मित्रों, पौंडीचेरी में भी एक सीट है। कहां पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार नोट करके लिखिए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कौमा दादर नागर हवेली, दमन द्वीप। अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। चंडीगढ़ कौमा लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। लक्षद्वीप में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बिंदु भी आप, ये बिंदु भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा जो राज्यसभा है वो यहीं पर पूर्ण होता है और उम्मीद करते हैं कि जो राज्यसभा का बड़ा ही महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया है वो आप लोगों को पूर्णतः समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। 24 घंटे के अंदर उसके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप सभी मित्रों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और सभी हम अपने व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियोज रोज इसी प्रकार से लेकर के आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।